दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अकेडमी में। दोस्तों इसके पहले हमने पॉलिटी के प्रीवियस 15 साल के क्वेश्चंस को देखा। इस वीडियो में हम इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस को देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2019 के क्वेश्चंस शामिल किए हुए हैं। 2019 से लेकर के 2004 2004 तक जो एमपीपीएससी प्री में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो यह कब किया गया था दोस्तों? ये सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया नाम की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत में कौशल को बढ़ाना और घरेलू घरेलू लोगों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा कराना था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम दोस्तों सितंबर 2014 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। विदेश व्यापार निदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। क्वेश्चन 2018 में 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। जो एम विश्वेश्वरैया हैं वो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं, जिसमें उन्होंने भारत की नियोजन व्यवस्था का उल्लेख किया है। चौथा क्वेश्चन है, एमपी इक्यूवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई है? जो एमपी इक्यूवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है वो 2016 में लागू की गई दोस्तों। 2016 में एमपी इक्यूवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी वर्ष 2016 से लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये है 189 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के सदस्यों की संख्या 189 है। आईएमएफ का 189वां सदस्य नॉर्वे देश बना है, तो ये भी याद रखना है। 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से, जिसमें से पहला है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना आयात और ना ही निर्यात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात और ना ही आयात होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है ना। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि आप सभी को पता है 2017 के बाद से जो 2012 से 17 पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से 2017 तक, इसके बाद पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर्स प्लान को समाप्त कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वही है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है, किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है। तो ये कथन क्या है? सही नहीं है। सिर्फ अपने जो सदस्य देश हैं उनको करता है दोस्तों, और यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत बात है। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, तो ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो इसके 189 सदस्य हैं सिर्फ उन्हीं को ये ऋण प्रदान करता है। और चौथा क्या, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में 1 जुलाई 1955 दोस्तों 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई को एसबीआई डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2016 में दोस्तों 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है इसका गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना है। एक मुख्य सड़क निकलती है दोस्तों इस तरीके से मुख्य सड़क जोड़ती है, और यहाँ पे जैसे गांव है तो इस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, बिल्कुल है। और पक्की सड़क बनाना, तो पक्की सड़क ही बनाई जाती है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या, दिसंबर 2000 से क्रियान्वित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य देश के सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना एवं पक्की सड़क का निर्माण करना है।
यहीं पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, 2010 से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आंसर ही बता दिया दोस्तों, 2010 से शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, अक्टूबर 2015 ईस्वी में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी आयकर विभाग द्वारा। जो ई सहयोग योजना है वो आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई थी। व्याख्या, अक्टूबर 2015 ईस्वी में ई सहयोग योजना आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी 2015 में दोस्तों। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। जो रोजगार गारंटी राष्ट्रीय ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको मनरेगा कहते हैं, मनरेगा कब पारित हुआ था? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था एवं इसके अंतर्गत नरेगा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 से हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा किया गया। ठीक है, तो पहले इसका नाम नरेगा था, इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2009 में इसका नाम मनरेगा किया गया। फिर है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो ये जाता है कार्ल मार्क्स को। जो वैज्ञानिक समाजवाद, दोस्तों समाजवाद पूछा जाए कार्ल मार्क्स और पूंजीवाद पूछा जाए तो एडम स्मिथ को लगाना। ठीक है, व्याख्या है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है, जबकि एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पुस्तक पूछी जाती है तो दास कैपिटल है किसकी? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, दास कैपिटल हो गई कार्ल मार्क्स की, और एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो शेयर बाजार के संदर्भ में जो अप्रासंगिक है वह है सेप्स। ठीक है, सेंसेक्स देख सकते हैं दोस्तों आप, शेयर बाजार में सेंसेक्स का नाम सुनते हैं, निफ्टी का नाम सुनते हैं, बीएसई यानी कि बोर्ड ऑफ स्टॉक बोर्ड ऑफ शेयर एक्सचेंज है ना, बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यही होता है ना, बीएसई का फुल फॉर्म। और निफ्टी तो शेयर बाजार से संबंधित है, सेंसेक्स भी है। आप देखते होंगे कि किस इस कंपनी का सेंसेक्स गिर गया, इसका सेंसेक्स नीचे गिर गया, किसी का बढ़ गया, तो ये सब सुनते हैं, लेकिन सेप्स का संबंध नहीं है। तो सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है, जबकि सेप्स शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। एसबीआई का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, और अन्य देशों में सबसे ज्यादा एसबीआई की ही शाखा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है। एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण वर्ष 1955 में हुआ था। फिर इसमें कौन इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नीति आयोग से संबंधित हो गए नरेंद्र मोदी। व्याख्या, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष एवं अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष थे उस टाइम पे। अभी कौन है? राजीव कुमार है, और अध्यक्ष तो वही है नरेंद्र मोदी। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन आएगा 2015 के पेपर से। 9 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका में सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। ठीक है, फिर मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो भारत बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश जो मैत्री है दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस है, वो भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा चलाई गई। समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी। तो समझौता एक्सप्रेस का संबंध है भारत पाकिस्तान से, जबकि मैत्री एक्सप्रेस का संबंध है भारत और बांग्लादेश से। मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? तो इसका आधार है दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर, हेल्थ, एजुकेशन एंड जीवन स्तर, लाइफ एक्सपेंडिचर। तो मानव का सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये 19वां क्वेश्चन था। 20वां, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ।
ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे थी दोस्तों ये पांचवी पंचवर्षीय योजना। और गरीबी हटाओ का नारा भी किसने दिया था, तो ये दिया था इंदिरा गांधी जी ने। व्याख्या पढ़ लेते हैं। गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। फिर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के की शुरुआत सन 1956-61 ईस्वी में हुई। ठीक है, फिर विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है तो भुगतान संतुलन से। जो विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे, भुगतान संतुलन से दोस्तों। फिर है सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है, तो इसका अर्थ ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना ही सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। व्याख्या है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास से है। नाबार्ड संबंधित है, 24वां क्वेश्चन है। तो नाबार्ड किससे संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है नाबार्ड। व्याख्या है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। सतत विकास का आधार क्या है, तो सतत विकास का आधार क्या है दोस्तों, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण या पर्यावरणीय दृष्टिकोण। तो इसमें तो वैसे सतत जो विकास का आधार है वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण होनी चाहिए। यह प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया तथा प्रश्न पत्र से इसे निरस्त कर दिया गया था, नहीं तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण सही हो सकता था। 2014 में 4 क्वेश्चन आए थे। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था, तो रंगराजन समिति का जो गठन है वो विनिवेश के लिए किया गया था। किसके लिए, विनिवेश के लिए। ठीक है, रंगराजन समिति का जो गठन है विनिवेश सुझाव हेतु किया गया था। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1969 1969 में दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। व्याख्या पढ़ लीजिए। भारत में बैंकिंग सेवा के सुधारों के तहत 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 का इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में तथा इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो 1969 का इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। फिर है वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी, तो व्याख्या 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 13-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर 4.5% थी दोस्तों। फिर किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो ये लिया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो ये ऐसा लिया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की व्याख्या है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 से 56 में हुआ तथा समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्वामित्व के आधार पर विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है जो 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, तो रशिया से। 2013 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। ठीक है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव से योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये कार्यकारी संस्था है दोस्तों, और 15 मार्च 1950 में गठित की गई थी। इसका पदेन अध्यक्ष होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। और वर्तमान में से 1 जनवरी 2015 से किस नाम से जाना जा रहा है, तो नीति आयोग के नाम से। फिर निम्न में से कौन सा नवरल में शामिल है, तो ये है सी, भारत नवरत्न में शामिल है। नवरल लिख दिया हुआ, नवरत्न में शामिल है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों। जो CIL है, ये CIL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये
नवरत्न में शामिल है, नवरत्न कंपनी में शामिल है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न में शामिल है, जबकि अन्य कंपनी जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, यह महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो गेल को, गेल भेल और कोल को क्या है, सीआई, कोल को क्या है, सीआईएल को कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल, बीएचईएल भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सभी को महारत्न का दर्जा है। जबकि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसको क्या है, नवरत्न कंपनी का दर्जा है। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है, यह 1997 से प्रारंभ किया गया है। फिर है, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो है चाइना। चाइना से सबसे ज्यादा आयात करते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं हम। भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत चीन है। 2012-13 में भारत से आयात भागीदार करने वाले शीर्ष देश क्रमशः कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात से और सऊदी अरब 0.775, स्विट्जरलैंड 5.3%। तो सबसे ज़्यादा क्या है, चाइना है 11.6%। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, तो प्लानिंग कमेटी का गठन किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष बाबू थे अपने, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका गठन किया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जयप्रकाश नारायण सम्मिलित थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1951, 1951-52 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951-52 में हुआ। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य कृषि विकास पर बल देना था, साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ है 1952 से किया गया था। 2012 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है, तो विद्युत उत्पादन से संबंधित एनएचपीसी, एन एच अच्छे से लिख देते हैं, एन एच पी सी। ठीक है, एनएचपीसी का जो संबंध है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन भारत की एक विद्युत उत्पादन कंपनी। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई। वर्तमान में एनएचपीसी भारत की मिनी रत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ 37वां है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है, तो वो स्वर्ण के बदले में। दोस्तों स्वर्ण के बदले में ये मुद्रा निर्गमन करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जो कि मुद्रा का निर्गमन करता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष पद्धति अपनाता है। इस पद्धति में आरबीआई के पास कल किसी भी समय 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए, और जिसमें से न्यूनतम 15 करोड़ का स्वर्ण होना आवश्यक है तथा 85 करोड़ की भारत सरकार की प्रतिभूतियां रहती हैं। फिर है, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है, तो दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 से 2017 तक। एवं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी, 1951 से 56 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 9% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य स्वीकार किया गया था, किंतु वर्तमान परिस्थितियों के कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना के सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% औसत वार्षिक विकास वृद्धि दर का ही लक्ष्य रखा गया है। 39वां, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो जो राष्ट्रीय आय की गणना है दोस्तों, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना व्याख्या है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में 1867 में किया था। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। जो एनएसएसओ है दोस्तों, केंद्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ है, वो सहायता करता है सीएसओ की। ठीक है, किसमें, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में। तो याद रखना सीएसओ गणना करता है राष्ट्रीय आय की गणना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है,
तो आप सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, ये केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत अप्रैल 1935 को रुपए 5 करोड़ की पूंजी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 5 करोड़ की पूंजी के साथ दोस्तों 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत। 41वां, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो देखिए, एनटीपीसी सार्वजनिक उपक्रम का यानी सरकारी कंपनी है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी सरकारी कंपनी है। बीएचईएल भेल कंपनी भी सरकारी उपक्रम है। टिस्को जो है वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, टिस्को क्या है दोस्तों? टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? टिस्को प्राइवेट कंपनी है, टाटा की कंपनी है। 2010 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला है, भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं? तो ये है 27.5%, 27.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं भारत में। विश्व बैंक की विश्व विकास सूचक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संस्था भारत में है। विश्व की 13 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 27.5% भाग भारत में है। फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है उसे एडम स्मिथ को कहा जाता है। स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें महानतम माना जाता है। इन्हीं की बुक, एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। 2009 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। संवेदी सूचकांक में निम्न प्रतिभूतियां होती हैं? तो 30। ठीक है, संवेदी सूचकांक में 30 प्रतिभूतियां होती हैं। व्याख्या है, सेंसेक्स बीएसई का सूचकांक है जो कि प्रमुख रूप से 30 कंपनियों की प्रतिभूतियों में होने वाले रोजमर्रा के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। फिर है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना है? तो दोस्तों ये है 49%। 49% है बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग पर प्रस्तावित स्तर। व्याख्या, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में कैबिनेट द्वारा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट प्रतिशत 49% करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नवरत्न स्टेटस संबंधित है, तो ये किससे है? सार्वजनिक कंपनी से। जो नवरत्न स्टेटस है वो सार्वजनिक कंपनी से है। नवरत्न कंपनियां भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से हैं जो सरकार के सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाले उपक्रम होते हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 9 ही थी जो वर्तमान में 20 तक पहुंच गई है। 2008 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो जो तृतीयक क्षेत्र है दोस्तों, सेवा क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा योगदान देता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 14% होता है, द्वितीय क्षेत्र का 30% और तृतीय क्षेत्र का 56%। तो सेवा क्षेत्र से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्राप्त होती है, 56%। ठीक है, याद रखना 14%, 30%, 56%। फिर पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी, तो वो इनमें से कोई नहीं है। व्याख्या, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका कार्य योजना आयोग द्वारा तय की गई योजना का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतरिम रूप प्रदान करना। इसकी स्वीकृति के बाद ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता था। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन होता था? तो एनडीसी होती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही होगा। फिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये है मनमोहन सिंह को। दोस्तों, आपने एलपीजी मॉडल के बारे में सुना होगा, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जो लिबरलाइजेशन है यानी कि जो एल का मतलब है वो उदारीकरण होता है उसका हिंदी में मतलब। ठीक है, और उसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, जिसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री थे भारत के। ठीक है, तो मनमोहन सिंह सही हो जाएगा। फिर है, हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो ग्रीन इंडेक्स है यूएनईपी के द्वारा दोस्तों, क्या यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया था। ग्रीन इंडेक्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके द्वारा जारी किया गया था हरित सूचकांक। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लक्ष्य क्या होता है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुरक्षा उपलब्ध कराना सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकता है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सभी कथन सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना,
होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग को रोकना और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो यह है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका सिटीजन्स गाइड टू फाइट करप्शन निकाली गई है। नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 53वां है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति या पर कैपिटल इनकम ये भी है, सामाजिक असमानता ये नहीं है, प्रौढ़ साक्षरता यानी कि एजुकेशन भी है दोस्तों। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें देखो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेंडिचर, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, रियल पर कैपिटल इनकम और प्रौढ़ साक्षरता यानी कि एजुकेशन शामिल है। तो मानव विकास सूचकांक जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया जाता है वे मानक दंडों में जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता आदि को शामिल किया गया है। इसमें हेल्थ भी शामिल है। ठीक है। 54वां भारत निर्माण में शामिल है। तो भारत निर्माण में शामिल है अतिरिक्त 1 एकड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना, उन सभी गांवों जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है को सड़क मार्ग से जोड़ना, से सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पहला और तीसरा आर करेक्ट, लेकिन दूसरा गलत है। दोस्तों 2000 जनसंख्या ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि वहां पर कितनी भी जनसंख्या हो प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना ये योजना है। ठीक है। जनसंख्या से मतलब नहीं है, हर गांव को सड़क से जोड़ना भारत निर्माण में शामिल है, और से सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना ये भी शामिल है। तो भारत निर्माण योजना जो कि भारत के विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके अंतर्गत शामिल है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार क्या है? तो ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली, का कुल आकार है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 36,44,717 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है। फिर 2007 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी आपने पढ़ा था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1991 में लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की नीति अपनाई गई। फिर विदेशी मुद्रा बाजार एवं विदेशी निवेश क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया, तो ये गलत है। ठीक है। और विदेशी वस्तुओं के आयात, विदेशी मुद्रा बाजार एवं विदेशी निवेशों क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया, हाँ ये ठीक है। ग्लोबलाइज एलपीजी मॉडल जो है दोस्तों लाया गया था भारत में। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लेबराइजेशन, यानी भारत में 91 में उदारीकरण ला दिया गया। और फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक्सिट। विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी निवेश क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि जी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन किया गया। और विदेशी वस्तुओं के आयात को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया दोस्तों, तो ये भी उदारीकरण के अंतर्गत आता है। तो तीनों करेक्ट है। ठीक है। तो भारत में 1991 से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। इसे शुरू करने का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिंह राव तथा वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह को जाता है। और इसके तहत विदेशी मुद्रा बाजार तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, विदेशी आयातों को वस्तु के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया। 57वां निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, तो ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, ये सही बात है। और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, ये भी ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, तो तीसरा क्या है? सही नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 58वां भारत में योजना का प्रारंभ प्रस्ताव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ, भारत योजना के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। इस पंचवर्षीय योजना के निर्माण पीवी महालनोबिस थे, निर्माणकर्ता पीसी महालनोबिस थे। और इसमें देश के औद्योगिकरण को प्रमुख बल दिया गया था। पहली में कृषि को, दूसरी में औद्योगिकरण को दोस्तों बल दिया गया था। 59वां है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास निम्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है। CRR जिसे कहते हैं, करंट रेट रेशियो, करंट रिजर्व रेशियो है ना, रिजर्व है। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? करंट रिजर्व रेशियो। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग नगद आरक्षित रेशियो CRR करंट रिजर्व रेशियो कहलाता है। वर्तमान में यह 5% है।
60वां निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उद्योग एवं उद्योगपति सुमेलित नहीं है? तो रिलायंस मुकेश अंबानी, ये ठीक है। एयरटेल भारती मित्तल, ये भी ठीक है। विप्रो, विप्रो के जो सीईओ हैं दोस्तों वो हैं अजीम प्रेम जी। विप्रो के जो सीईओ हैं वो हैं अजीम प्रेम जी। अतः ये सी नंबर क्या हो जाएगा, सही जोड़ी नहीं होगा। ठीक है, विप्रो में क्या था, अजीम प्रेम जी, और नैनो कार के रतन टाटा हैं ही। तो सही जोड़ी क्या है, सही जोड़ी कौन सी नहीं है? विप्रो आर कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सी सही जोड़ी नहीं है। व्याख्या है, सही जोड़ी है रिलायंस मुकेश अंबानी, एयरटेल भारती मित्तल, विप्रो अजीम प्रेम जी, नैनो कार रतन टाटा। 61वां है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं 15 सूत्री योजना। जो अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम है उसको 15 सूत्री का योजना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फिर है 2005 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? बिक्री कर लागू नहीं है, सेल टैक्स कहाँ पर नहीं लगता है दोस्तों? तो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सेलिंग टैक्स नहीं लगता है। फिर तो व्याख्या पढ़ लीजिए। 31 दिसंबर 2005 तथा तक 25 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री कर के स्थान पर वैट लागू किया गया। 1 अप्रैल 2006 से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड में वैट लागू कर दिया गया है। लेकिन जहां तक बिक्री कर की बात है तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में लागू नहीं है। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड सर्विस, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? तो ये हुआ है 2000 से। जो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम है 2000 से लागू हुआ। व्याख्या, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फैमा जून 2000 से लागू कर दिया गया है, जिसमें 1973 से लागू फेरा का स्थान लिया है। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया दोस्तों? 1957 में। 1957 में संपत्ति कर लागू किया गया था। ठीक है, इनकम टैक्स कब से चालू हुआ है? तो 1957 से। फिर है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1975, 1975 में की गई थी, 1975। डी नंबर सही हो जाएगा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। 66वां है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो देख सकते हैं दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन, ये तो हरित क्रांति के जनक हैं तो इनका संबंध है ही। सी सुब्रमण्यम, ये भी संबंधित थे। और इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? पीएम थी। तो इन सबका संबंध है, लेकिन किसका संबंध नहीं है? तो रफी अहमद किदवई का। हरित क्रांति से रफी अहमद किदवई की संबंधित नहीं है, जबकि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री नेतृत्व में, प्रधानमंत्री काल में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम के प्रयासों से कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति लाई गई, इसलिए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। तो याद रखना, स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में सीवी सुब्रमण्यम उस समय 1966 में, 1967-68 में सुब्रमण्यम क्या थे? कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई है? तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982, 1982 में। 1982 में स्थापना हुई है नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल का एन ए लिया गया है, बी फॉर बैंक, बी फॉर क्या होता है? बैंक फॉर एग्रीकल्चर, बी और ए का मतलब है बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एंड रूरल डेवलपमेंट आर डी का मतलब, तो नाबार्ड। ठीक है, स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी चुकता पूंजी 100 करोड़ में आरबीआई, भारत सरकार का 50-50%, आरबीआई और भारत सरकार का 50-50 इसमें क्या है? योगदान है। इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें आरबीआई का योगदान 800 करोड़ रुपए तथा केंद्र सरकार का 200 करोड़ रुपए था। अब इसे 2000 करोड़ रुपए तक करने का विचार चल रहा है। 68वां, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या कहाँ है? तो ये है पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर है। यहीं से शुरू होकर देश के अन्य भागों में फैली, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। तो पंतनगर को याद रखना है। भारत सरकार के बजट के घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषी घाटा, राजकोषी घाटे का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजकोषी घाटा का सभी घाटों में सबसे अधिक योगदान रहता है। फिर भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या कहलाता है? तो ये है इन सभी उदारीकरण, एलपीजी मॉडल दोस्तों।
ये कौन सा मॉडल है? एलपीजी। एलपीजी, ठीक है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देने के लिए एलपीजी मॉडल आया था। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, और उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन एल। तो तीनों सही उपयुक्त इन सभी इन तीनों नीतियों का, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देने का अर्थ है निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण नीति को बढ़ावा देना। यह अवधारणा भारत में 1991 में प्रवेश की है। फिर है 71वां है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो यह है कर से। जो केलकर टास्क फोर्स है ये कर से संबंधित है। केलकर टास्क फोर्स का संबंध है कर से, टैक्स से, ठीक है। 2004 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आप सभी को पता है, यूएसए। जो भिलाई स्टील प्लांट है ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। किसके? पूर्व सोवियत संघ यानी कि रशिया के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना भूतपूर्व सोवियत संघ रशिया की मदद से की गई थी। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। उत्पादक शुल्क क्या है? तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जो उत्पादक शुल्क होती है, प्रोडक्शन चार्ज होता है, ये होती है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। उत्पादक शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो कि लगता तो वस्तुओं पर है लेकिन अंतिम रूप से उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री करते हैं, और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इस तरीके से हमने पिछले 15 साल के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो कि इकोनॉमिक्स से थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी वीडियो मतलब इसी तरह के और भी वीडियो के साथ, इसी तरह के और भी स्टडी मटेरियल के साथ। जय हिंद, जय भारत।